Hey guys, welcome to our channel vcoach.ai. This is Akash and this is Parth, and today we are going to address a very major epidemic, एक बहुत बड़ा epidemic जो इंडिया में चल रहा है, जिसको हम आज एड्रेस करने वाले हैं, वो है जॉइंट मोबिलिटी एंड स्टिफनेस. ये एक बहुत बड़ा इशू है जो हम अपनी डेली लाइफ में नोटिस करते हैं. मिलियंस ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम इट, और इससे रिलेटेड हम काफी डिस्कशन करने वाले हैं आज अपने पर्सनल ट्रेनर वी कोच के ट्रेनर पार्थ के साथ, जो कि हमें काफी इंसाइट्स देंगे इसके बारे में और बताएंगे कि कैसे हमें इसको डे टू डे लाइफ में टैकल करना है, और साथ साथ में क्या न्यूट्रिशन रखा जाए ताकि ये इशू ज्यादा टाइम तक परसिस्ट ना करे और हम अपनी ट्रेनिंग में इसको अच्छे से टैकल करके अपनी ट्रेनिंग को एफिशिएंटली इफेक्टिवली कर पाए. सो पार्थ, वेलकम टू द पॉडकास्ट. थैंक यू आकाश. थैंक यू. एंड आज का जो हमारा टॉपिक है जॉइंट स्टिफनेस एंड मोबिलिटी, थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए. कैसे आपको रियलाइज हुआ ये प्रॉब्लम है और इसको ठीक करना है? आकाश, एक्चुअली जब हम छोटे होते हैं तो हमें ये सब चीज़ें इतनी रियलाइज नहीं होती, क्योंकि बॉडी बहुत फंक्शनल होती है, बहुत ज़्यादा मूव कर सकती है. काफ़ी चीज़ें हम ऐसी भी कर सकते हैं जो हम अभी नहीं कर सकते. लटकना, हाथों पे घूम जाना, ऑलमोस्ट हैंड स्टैंड कर लेना, ये सब बचपन की चीज़ें होती हैं, हम छोटी एज में करते हैं. बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कुछ हैबिट्स हमारी ऐसी हो जाती हैं कि हमें आदत पड़ जाती है कुछ चीज़ें सर्टेन तरीके से करने की. अगर आप बैठे हैं तो आप झुक के बैठते हैं. अगर आप खड़े भी हो रहे हैं तो पूरी तरह खड़े नहीं हो पा रहे, आपके कंधे आगे को झुके हुए हैं. तो वो सारी चीजों से हमारी बैक में, हमारे घुटनों में, बैठे बैठे एक ही पोजीशन में ज्यादा देर तक बैठ के हमारी बैक में, घुटनों में, कंधों में स्टिफनेस आ जाती है, टाइटनेस आ जाती है, जिससे हमारे कंधे, एंकल, घुटने, बैक उतना नहीं मूव कर पाते जितना वो एक टाइम पे कर पाते थे. तो ये इसीलिए बहुत बड़ी चीज बनती जा रही है, क्योंकि ये आजकल यंग एथलीट्स, छोटे बच्चों में 20 साल 25 साल के लोग जिनकी डेस्क जॉब है, जो बहुत ज्यादा बैठ के जॉब करते हैं, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है कि जॉइंट्स में बहुत ज्यादा स्टिफनेस हो रही है, बहुत ज्यादा हार्डनेस है, लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो करना चाहते हैं तो भी वो नहीं कर पा रहे हैं. सेडेंटरी लाइफस्टाइल. हाँ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जैसे कहते हैं, शहरी लाइफस्टाइल जो होता है, उसके कारण लोग जो है वो ये वाला जॉइंट में टाइटनेस और दर्द भी कभी कभी महसूस करते हैं लोगों की. कई लोगों की बैक में और गर्दन में सर्वाइकल का दर्द बहुत आजकल कॉमन हो गया है, स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द बहुत कॉमन हो गया है. तो हाँ, ये कुछ कारण है जिनकी वजह से यहाँ पे आपको जॉइंट स्टिफनेस और पेन का फील होता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है. तो आपने कैसे अपनी बॉडी में कोई आपने पर्सनली कुछ फील करा? आपको कैसे रियलाइज हुआ कि ये जॉइंट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आपने कैसे, हाउ डिड यू एक्चुअली टैकल इट एंड हाउ डिड यू गेट रिड ऑफ इट कंप्लीटली? थोड़ा अपने हमारे व्यूअर्स को बताइए ताकि उनको भी हेल्प हो थोड़ी. हाँ, तो मेरे केस में क्या था आकाश, मैं बचपन से ही एक एथलीट था और मुझे खेलने कूदने का बहुत शौक था. तो उसी दौरान खेलते खेलते मेरे कंधे में एक प्रॉब्लम आई, जेनेटिक प्रॉब्लम थी. ऐसा नहीं था कि वो मेरे को चोट लगी है, ऐसा कुछ हुआ, बट वो एक जेनेटिक प्रॉब्लम थी. तो क्या हुआ कि मेरे को एक छोटी उम्र में 7 साल की एज में सर्जरी के थ्रू जाना पड़ा, जिसमें उन्होंने मेरा कंधा रिपेयर किया और मेरे कंधे की प्रॉब्लम को ठीक किया. पर उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि इस कंधे की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है. तो मैंने थोड़ा बहुत एफर्ट लगाया, पर उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था इन चीजों पे. सही बात है. तो उतने अच्छे से ट्रीटमेंट हो नहीं पाई, या उस टाइम पे जो अवेलेबल था रिसोर्सेज, हमने बेस्ट करने की कोशिश की, बट उतना हो नहीं पाया. कुछ सालों बाद जब मैंने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया तो मैंने देखा कि भाई मेरे कंधे जो है, वो लेफ्ट कंधा जो है बहुत ही ज्यादा वीक है राइट कंधे से, और वो उतना उठ भी नहीं रहा, ऊपर ऊपर जा नहीं रहा, पतला है राइट हैंड से. तो वो सारे मसल इम्बैलेंसेज और ये जो चीजें हुई ना, इसको देख के मुझे लगा कि मेरे को थोड़ा इस फील्ड में एक्सप्लोर करना चाहिए, और लेटेस्ट टेक्निक्स क्या है जिनका यूज करके मैं अपना कंधा ठीक कर सकूं, और डे टू डे एक्टिविटीज तो छोड़ो, स्पोर्ट एक्टिविटी में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाऊं. ऐसी कोई स्टोरी आपके पास भी आकाश? आप भी एक लाइफ लॉन्ग एथलीट रहे हैं, ऐसी स्टोरी कुछ आपके पास भी है? नहीं, जरूर. मुझे भी, आई थिंक मैं जब कॉलेज के सेकेंड ईयर में था तो आई स्टार्टेड फीलिंग पेन इन माई बैक. तो लोअर बैक में पेन रहता था, खेलने के बाद आता था, तो काफी टाइम तक आई यूज्ड टू ले डाउन, लेटना पड़ता था ठीक होने के लिए. तो मैंने थोड़े टेस्ट वगैरह कराए, तो उससे पता चला कि आई हैव अ बल्ज डिस्क इन माय बैक, और वो मतलब जनरली इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो लोगों को पता भी नहीं होती है, उनको रहता है पेन, वो बोलते हैं, बट इफ यू गेट योर टेस्ट डन तो पता चलता है कि ये इशू है. एंड देन वो काफी एस्केलेट कर गया एक्चुअली इन माय केस, क्योंकि आई केप्ट प्लेइंग. कॉलेज में मैं भी एथलीट रहा हूँ, आपको पता ही है, बास्केटबॉल खेलते थे, तो उसकी वजह से वो एस्केलेट कर गया. एंड देन वो एक पॉइंट, ऐसे पॉइंट तक आ गया कि फिर मुझे घंटों तक पहले वर्कआउट करना पड़ता था, एक्सरसाइज करनी पड़ती थी अपने मोबिलिटी के और
जॉइंट हेल्थ के लिए, और उसके बाद ही मैं जाके थोड़ा परफॉर्म कर पाता था। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, स्पेसिफिक कौन से वर्कआउट्स में करता था और क्या क्या चीजें थी जो कि एक्चुअली में जिसने मुझे हेल्प किया अल्टीमेटली। आज मैं आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि मैंने अपनी इंजरी काफी हद तक क्योर कर दी है ना, एंड आई कैन डेडलिफ्ट 200 kgs एंड आई कैन डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ लिफ्टिंग एंड एवरीथिंग। तो हम उसको डेफिनेटली आगे जाके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पार्थ, एज ए ट्रेनर आप बताएंगे कि ये मोबिलिटी और बुलेट प्रूफिंग जो टर्म है, व्हाई डू यू थिंक दिस इज लाइक द सीक्रेट सॉर्स ऑफ एवरीथिंग बेसिकली दैट वी डू इन आवर डेली लाइफ? कोई एथलीट है, कोई बिगिनर है, क्या ऐसा है इन दोनों टर्म्स में या फिर इन दोनों चीजों में जिसको हम अपने साथ लेके चल सकते हैं और अपनी हेल्थ को, जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं? करेक्ट। तो इसके लिए मैं ये बोलूंगा कि जो बुलेट प्रूफिंग और मोबिलिटी है, ये आप ये कह सकते हो फाउंटेन ऑफ यूथ है, क्योंकि ये आपको हमेशा जवान रखता है। आप ये देखते हैं जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते। ये प्रॉब्लम कितने लोगों की होगी, कॉमन है? अगर है तो कमेंट में बता देना आप। जितने लोगों को सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, या आगे बेंडिंग मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, एक वर्कआउट हैवी आप मार के आते हैं, अगर आप बेंच प्रेस भी मार रहे हैं फॉर दैट मैटर, जिम में लोग बहुत वेट उठाते हैं आजकल, बेंच प्रेस भी मार रहे हैं तो भी आपके कंधों में और कमर में दर्द आता है, चेस्ट में पेन कम आता है, कमर में कभी कभी ज्यादा पेन आ जाता है। सही बात है। तो ये सारी चीजें जो है, इन चीजों को देखते हुए, ध्यान रखते हुए हमें ये चीज करनी है कि हमें अपनी बॉडी को हमेशा मूव करते रहना है। अब अगर आगे बेंड करते हुए प्रॉब्लम है तो क्यों हो रही है, प्रॉब्लम कहाँ है? जैसे आपने डिस्क बल्ज का भी मेंशन किया था। डिस्क बल्ज 90% लोगों को 90% केसेस में होती है, बट क्या वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम है जितना हम उसे बनाते हैं? कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम एमआरआई करवाते हैं, सब कराते हैं, सर्जरी बोलते हैं सीधा डॉक्टर, राइट? एमआरआई कराओ, वहां पे 70% लोगों की डिस्क बल्ज आएगी ही आएगी, बट क्या वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको सर्जरी से ठीक कराना पड़े? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मोबिलिटी और बुलेट प्रूफिंग जो है, ये एक ऐसी चीज है, अगर आपने करी एक बार, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, मेरे कंधे में 2 बार सर्जरी हो चुकी है और अब मैं एडवांस कैलिस्थेनिक मूवमेंट भी कर पाता हूँ। इनफैक्ट आकाश की भी बैक मूवमेंट हो चुकी है और वो बहुत अच्छी लीग में एमवीपी प्लेयर रह चुके हैं बास्केटबॉल के। तो ये है एडवांटेज मोबिलिटी और बुलेट प्रूफिंग का। जैसे घुटनों में आपके दर्द रहता है, तो आपने उसके लिए क्या स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करनी है, वो आपको आगे हम बताएंगे इसी पॉडकास्ट में। बट अभी जो मेन बात है, मोटी बात है, वो ये है कि ये एक फाउंटेन ऑफ यूथ है, ये आपको हमेशा जवान रखेगा। कई स्टडीज हैं, मैं आकाश को स्टडीज दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन में डालेगा, वो स्टडीज आप देखिए, काफी एडवांस उसमें नॉलेज है। जैसे आपके टेंडन्स, आपका अकीलीज टेंडन जो आपके पैर में रहता है, उससे आपकी एंकल की ऑलमोस्ट 34% स्ट्रेंथ डिसाइड होती है। तो उतनी चीजें एडवांस लेवल पे आपको करनी पड़ती हैं और उतना सोचना पड़ता है कि भाई बुलेट प्रूफिंग और मोबिलिटी ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बेसिक सिंपल टर्म्स में समझाइए, क्या बुलेट प्रूफिंग क्या है और मोबिलिटी क्या है? अगर मैं अपने एक नी हेल्थ की बात कर रहा हूँ, तो क्या है इस चीज में? एग्जाम्पल है नी हेल्थ का। अगर आपको सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो अपनी नी को सर्टेन एक्सरसाइजेस करके ऐसी सिचुएशन में लाना, जैसे ग्लूट हैम ब्रिज हो गया, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट हो गया, वॉल सिट्स हो गए, ये सारी एक्सरसाइज करके उसे उस स्थिति में लाना कि उस ज्वाइंट में पेन ना हो किसी भी एक्टिविटी में। किसी को जंप करने पे दर्द होती है घुटनों में, तो उसके लिए क्या करना है? आपको नी के आसपास की मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, उन मांसपेशियों पे आपको काम करना है कि वो तगड़ी हो जाए, जिससे उनमें वो शॉक एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी आ जाए। और मोबिलिटी वही चीज है कि आपका घुटना जो है वो कितना मुड़ सकता है। मुड़ने से मेरा मतलब है, कभी आप इंडियन टॉयलेट में बैठोगे तो आपका नी ओवर्ट हो जाएगा, आपका घुटना आपके अंगूठे के ऊपर से जाएगा पैर के, तो आप वो कितनी दूर तक ले जा सकते हो, तो वो डिसाइड करता है कि आपकी कितनी मोबिलिटी। और बहुत सारे लोग आजकल वेस्टर्न टॉयलेट में बैठने की कोई नहीं बैठ सकता हुकड़ू पोजीशन में आजकल। वो जो पोजीशन है नीचे स्क्वाट वाली, एस टू ग्रास स्क्वाट जिसे हम कहते हैं, उस पोजीशन में बैठना आजकल 50-55%, 60% लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि एंकल की मोबिलिटी चली गई, जॉइंट की मोबिलिटी चली गई, नी में कोई मोबिलिटी नहीं और स्ट्रेंथ भी नहीं है ऊपर से। तो ये हमारे कल्चर का एक पार्ट था, जो था रोज स्क्वाट करके आपको बैठना था इंडियन टॉयलेट में, वो अब यहाँ से चला गया, तो हमारी मोबिलिटी उस हिसाब से ही कम हो गई है। तो बुलेट प्रूफिंग का मतलब यही है कि आप जो डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसको करने में आपको कोई परेशानी ना हो, और जो आप एथलेटिक डिमांड आपकी बॉडी की है, जैसे आपको रनिंग करनी है, आपको जॉगिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीजें करनी है, उसमें भी आपको कोई कष्ट ना हो, वो है असली बुलेट प्रूफिंग और मोबिलिटी का मतलब। क्या बात है, क्या बात है पार्थ। इसी बात पे मुझे एक इंस्टेंस याद आता है जहाँ पे
मैं अपने एक टूर्नामेंट में मैच में मैं खेल रहा था और मेरी बैक में काफी पेन हुआ, सडन पेन हुआ, और उसको एड्रेस करने के लिए मैंने जो भी वर्कआउट्स आपने मुझे सजेस्ट करे, मैंने आपसे कंसल्ट करा, जो भी आपने मुझे बताया है ना, उसके बाद हमने अपने ग्लूट्स पे काम किया, हमने अपनी हैमस्ट्रिंग पे काम किया, हमने अपने काफ्स पे काम किया, बेसिकली पूरा लोअर अब्डोमेन से लेके और लोअर बॉडी पे पूरा हमने एड्रेस किया, जॉइंट हेल्थ से लेके मोबिलिटी और बुलेट प्रूफिंग को अच्छे से हमने कॉन्सेप्ट्स को अपने अपने वर्कआउट्स में डाला। तो अब हम इसी बात पे आ जाते हैं कि क्या क्या आप पहले तो आप सबसे पहले अपने हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या कुछ ऐसे क्विक फिक्सेस हैं कि कोई एक डेस्क जॉब वाला बंदा है या फिर कोई डे टू डे सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाला बंदा है, जो मोस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स आई एम श्योर वो भी बहुत जानने में इस बात के लिए वो जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे कुछ क्विक फिक्सेस हैं कि आप पूरे दिन एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हैं और उसके साथ साथ ही आप कुछ ना कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस अपने रूटीन में डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी ये पेन जो है, लोअर बैक पेन वेरी कॉमन, नी पेन वेरी कॉमन है ना, आपके शोल्डर पेन वेरी कॉमन, इनको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं? तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे इन चीजों के लिए। सबसे पहली चीज है आपका पोस्चर, कैसे आप अपने आप को कैरी करते हैं पब्लिक में, कैसे आप खड़े होते हैं। सबसे पहली चीज होती है पोस्चर, कि अगर आपके कंधे में पेन है तो आप दिन भर स्लाउच करके बैठते हो, ऐसे बैठते हो डेस्क पे स्लाउच करके, तो इसलिए किसी भी पोजीशन में, पोस्चरल पोजीशन में 20 मिनट से ज्यादा आपको नहीं रहना। जैसे अभी हम ऐसे बैठे हैं, हर 10 मिनट में हम आगे आ जा रहे हैं, फिर पीछे चले आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अगर आप अपने जॉइंट्स को एक ही जगह पे रहने की आदत डाल देंगे तो वहां पे स्टिफनेस आ जाएगी ओवर सेवरल ईयर, जब आप उस जॉब को कर रहे हैं। सही बात। 6 महीने में पता नहीं चलेगा, बट 2-3 साल में डेफिनेटली आपको पता लगेगा कि पोस्चरल डिफरेंस कितना वो चीज होती है, इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके लिए डे टू डे लाइफ में। नंबर 1 हो गया ये कि आपको पोस्चरल पोजीशंस अपनी चेंज करते रहनी है। अगर आप बैठे हो 20 मिनट से, तो आपको एक जेंटल 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट का वॉक करना है, जो कि हर कोई मैनेज कर सकता है वॉक करते हुए भी। सही बात। ठीक है। उसके बाद आपको जनरल वेलबींग पे फोकस करना है, एक्सरसाइजिंग को एक प्रायोरिटी बनाना है। अगर आप बहुत आलसी हो, आप नहीं जा सकते जिम, आपको लगता है नहीं हो सकता, घर पे एक्सरसाइज करो। सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, बिकॉज हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल। अगर आप दिल को उतना काम नहीं दे रहे हो अपने, कार्डियोवैस्कुलरली अगर आप स्ट्रांग नहीं हो, तो प्रॉब्लम वहीं से 90% शुरू होती है। तो ये दूसरी चीज है कि कार्डियो को प्रेफरेंस दें, ठीक है, और आराम से और धीरे धीरे करके अपने वर्कआउट को प्रोग्रेस करें। नाउ थर्ड कम्स द स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस वर्कआउट्स। स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस वर्कआउट में पहले आप अपने सिर्फ बॉडी वेट से खेलें। दीवार के साथ लग के आप वॉल सिट करके स्क्वाट करिए, ठीक है। अगर उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा जॉइंट एंगल ऊपर रखिए। जैसे कभी कभी आप वॉल सिट करते हैं तो आप 90 डिग्री पे बैठते हैं, पूरा 90 डिग्री पे बैठते हैं। आप थोड़ा ऊपर बैठिए, आप क्वार्टर स्क्वाट में बैठिए। क्वार्टर स्क्वाट होता है जो 90 डिग्री से ऊपर होता है थोड़ा पोजीशन में, तो आप उस स्क्वाट में बैठ के करिए। तो अपने हिसाब से एक्सरसाइज को रिग्रेस करना बहुत जरूरी होता है। तो आपकी वॉल सिट्स हो गई, आपका ग्लूट हैम ब्रिज हो गया। योगा भी मैं मानता हूं कि फाउंटेन ऑफ लाइफ है, फाउंटेन ऑफ यूथ है, क्योंकि उसमें मोबिलिटी को बहुत प्रायोरिटाइज दी जाती है। तो ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड मोबिलिटी दोनों ही काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाते हैं ह्यूमन लाइफ के, जो कि हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। इज इट अ रिप्लेसमेंट फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? नहीं, ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं है। ये सब चीजें हैंड इन हैंड होनी चाहिए आकाश। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिविजुअली एक ही चीज करो और फिर डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करो। अगर आप मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हो तो मैथ्स का पेपर ही दे पाओगे, साइंस का पेपर नहीं दे पाओगे। सही बात है कि नहीं? तो स्पेसिफिसिटी मैटर करती है हर जगह पे। ठीक है, इसीलिए कॉम्बिनेशन ऑफ, हाँ, कॉम्बिनेशन। वी ऑलवेज हैव टू गो फॉर अ हाइब्रिड विच इज बेटर देन अ सिंगुलर वर्कआउट। अब मोबिलिटी भी फोकस करो, अब अपनी डाइट पे भी फोकस करो। वी हैव टू, दिस इज अ मल्टीवेरिएट प्रॉब्लम। इसमें बहुत सारे वेरिएबल आ जाते हैं आपके पास, बट जो की फैक्टर्स आपने मेरे से पूछे, सबसे पहले आप अपने पोस्चर को प्रायोरिटाइज करो, क्विक फिक्स जो होता है। ठीक है। नंबर 2 होता है आप योगा करिए, आप कार्डियोवैस्कुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। थर्ड इज डू स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनिंग, एंड द फोर्थ वेरिएबल दैट इफेक्ट्स इट इज योर न्यूट्रिशन एंड रेस्ट। मैं उसी पे आने वाला था। तो हमने काफी चीजें डिस्कस करी कि हमें थोड़े वर्कआउट्स करने हैं, थोड़ा मोबिलिटी स्ट्रेचेस करने हैं, राइट। उसके हम एक्सरसाइजेस डेफिनेटली अपने इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू वी विल कीप प्रमोटिंग एंड कीप टेलिंग यू गाइज द वर्कआउट्स दैट वी इंक्लूडेड इन आवर regime and how it helped us improve our joint health and mobility issues. But
coming to the nutrition parts, I think it's a very important discussion to have because you know most of the people out there, you know, even after working out, they feel कि यार मैंने बहुत calories burn कर ली हैं आज तो, है ना, आज तो कुछ हो जाए, आज तो कुछ हो जाए, चटपटा हो जाए ये तो। तो ऐसा क्या लगता है बात आपको कि इज इट यू नो ये क्या हैंड इन हैंड वाली चीज है कि आपने, या कोई रिप्लेसमेंट है कि आपने अगर वर्कआउट आज कर लिया तो आप आर यू लाइक नाउ फ्री टू गो ईट एनीथिंग यू वांट, या फिर आपको इसके लिए कुछ एक न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट, कुछ सप्लीमेंट्स, वे प्रोटीन, हजारों चीजें आजकल मार्केट में, व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा इस बात पे आप अपना गिव योर 2 सेंट्स हियर। मैं इस चीज को एज वाइज डिवाइड करूंगा क्योंकि हर एज में बॉडी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाती है चीजों को लेके, राइट? ठीक है। क्योंकि प्रोसेसेस चेंज हो जाते हैं बॉडी में, और चीज होती है, और एक सैंपल डाइट भी मैं बता दूंगा कि न्यूट्रिशन का क्या प्रोपोर्शन आपकी डाइट में होना चाहिए, राइट? तो सबसे पहली चीज जो होती है आपकी एज, सबसे पहले जो आपके बच्चे होते हैं 18 ईयर्स तक जो होते हैं, हम एडोलेसेंट्स एंड वो कह सकते हैं उन्हें, छोटे एज में, तो 18 ईयर्स तक आपको कोई सप्लीमेंटेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको सिर्फ और सिर्फ खाना खाना है, और जितना हो सके उतना खाना है, और जितना सो सको उतना सोना है। तो उनके लिए कोई सप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ आपने उस सप्लीमेंटेशन की बात की, उस पर भी बहुत स्टिग्मा है आजकल। लोग सोचते हैं कि यार सप्लीमेंट मतलब जहर है, धीरे धीरे करके जहर खा रहे हो मर जाओगे एक ना एक दिन, ठीक है? तो उस पे जो दूसरा जो चैलेंज हम फेस करते हैं वो ये होता है कि सप्लीमेंटेशन किसे लेना चाहिए। सप्लीमेंटेशन हर उस आदमी को लेना चाहिए, या ले सकता है जिसकी बॉडी में पहले तो डेफिशिएंसी है कि भाई प्रोटीन नहीं है, मसल में दर्द होता है, हाथों में दर्द रहता है, कमजोरी सी लगती है, एनर्जी नहीं आ रही है बॉडी में। सबसे पहला उन लोगों के लिए, ठीक है, जो थोड़े सिक हैं, बीमार हो गए हैं। नंबर 2 उस आदमी के लिए है जो एक कॉर्पोरेट वर्कर है। अगर आप 9 घंटे अगर आप काम कर रहे हो एक ऑफिस में, तो आपके पास 4 मील खाने का टाइम थोड़ी है, या 3 मील खाने का टाइम थोड़ी है। आप 2 मील कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा 3 मील कर लोगे अगर आप बहुत डिसिप्लिन हो तो, राइट? तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स कैन बी यूज फॉर एक्स्ट्रा प्रोटीन एज वेल एज आपकी डाइट को बूस्ट देना है कि भाई मेरे से खाया नहीं जा रहा 3 मील, तो मैं अपना प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा करूं? Is it a substitute for a meal? नहीं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, जैसे स्कूल किड्स हैं, या ऐसे लोग हैं जो कॉलेजेस में हैं जिनके पास उतना टाइम है जो अपना मील खा सकें। या एक अगर आपका नॉर्मल मील है जिसमें प्रोटीन है, उसमें आप बॉइल्ड एग्स डाल लो, अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर डाल लो। वो इम्प्रोवाइजेशन आपको खुद से करनी पड़ेंगी। क्या एक मील का आप बता सकते हैं कितना मैक्रोज बेसिकली क्या होने चाहिए? हाँ, एक मील के ये मैं बता देता हूँ एक सैंपल डाइट आपकी कैसी होगी। नाउ ये डिपेंड करता है कंडीशन पे कि आप फैट ज्यादा रखो अपनी डाइट में या कार्ब्स। तो मैं कार्ब्स हाई वाली डाइट बता देता हूँ। अगर आप अपनी मैक्सिमम एनर्जी कार्ब से निकाल रहे हैं तो ऑलमोस्ट 35 to 50% ऑफ योर डाइट शुड बी कार्ब्स। ठीक है। उसके साथ 20% आपका 15% आपका फैट हो जाएगा और अराउंड 35% आपका प्रोटीन हो जाएगा, विच विल बी 100%। और अगर इसको और ज्यादा माइन्यूटली ब्रेक डाउन में करूं तो आपका 40% आप कार्ब रख लो, ठीक है, 15% आप रख लो अपना फैट्स, ठीक है, आप अपना 35% रख लो प्रोटीन, एंड जो भी आपका बच रहा है 10% दोज विल बी योर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर। ठीक है, दो वो कैलोरीज नहीं देंगे आपको, बट वो आपको वो एबिलिटी देंगे कि आप अपना खाना सही से पचा पाओ, राइट? आपका गट बायोम अच्छा रहेगा उसको खा के। तो ऐसे आपकी डाइट ब्रेक डाउन होगी। अब अगर आप एक सैंपल डाइट चाहते हो ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक, तो आप ब्रेकफास्ट में बेसन चिल्ला होता है, अगर आप वेजिटेरियन हो बेसन चिल्ला विद पनीर खा सकते हो आप, ठीक है। और पनीर भी आप 50 ग्राम्स ले लो, बेसन चिल्ला अराउंड 50 ग्राम्स बेसन ले लो, उसमें सब्जियां डालो और बना के खा लो। ये तो बहुत फेमस चल भी रहा है यूट्यूब पे और ये काफी कारगर है, ये मैं भी everyone should include it, ठीक है ना? दही हो गई अच्छी डाइट है, ये अच्छा है, ये अच्छा सोल्यूशन है, क्विक फिक्स है। उसके बाद एग्स अफोर्ड कर सकते हो, सुबह तो एग्स खा लो 4-5, कोई दिक्कत नहीं है, वो बेस्ट है, ठीक है। आपको लीन गेन भी देंगे और आपको अच्छा फील भी कराएंगे। लंच में आपका हो गया दाल चावल, घर के खाने से दूर नहीं जाना है। ये मैं सारे व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि घर के खाने के जितना पास आओगे सेहत के उतना पास आ जाओगे। सही बात, ठीक है, घर के खाने के जितना पास आओगे सेहत उतनी बढ़िया होती जाएगी। बाहर से भी ऑर्डर अगर कर रहे हो तो कोई एक दो चीजें, ऑमलेट ऑर्डर कर लो, उसमें इंस्ट्रक्शन डाल दो कि भाई सॉल्ट कम कर देना या ये कर देना। अगर आप उतने केयरफुली अगर आप अपनी हेल्थ को वॉच कर रहे हो तो आप इतना स्टेप तो उठा ही सकते हो, ठीक है। ब्रेक लंच में आपका हो गया क्या कहते हैं दाल चावल हो गया और उसके बाद बॉइल्ड एग हो गए, या पनीर हो गया, या दही हो गई, दही के साथ पनीर हो गया, ठीक है। हम जो ये प्रोटीन को बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं ना कि नहीं प्रोटीन 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 प्रोटीन,
देखिए, एक रूल ऑफ थंब है, ये रूल आप याद रखिए, हमेशा 20 ग्राम प्रोटीन हर मील में लीजिए बस। ठीक है। Very आप 4 simple. मील ले रहे हैं तो 20 ग्राम करके ले लीजिए। ये मैं उस आदमी के लिए Sufficient. बता रहा हूँ, हाँ, जिसका वेट 60 kgs है। 60 ग्राम प्रोटीन उस आदमी के लिए बहुत है। अगर वो बहुत हैवी वर्कआउट कर रहा है तो मे बी 80 ग्राम प्रोटीन ले ले एक दिन का, या 100 ग्राम ले ले। ये 60 kg के आदमी के लिए, जो कि एक नॉर्मल आदमी होता है। ऐसा नहीं जो 100 kg का आदमी है उसके लिए और भी तरीके हैं, बट वो भी हम आगे आगे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो ये है। बहुत अच्छा है पार्थ, आपने काफी हेल्प करी है आज न्यूट्रिशन में, मुझे भी काफी चीजें समझ आई हैं जो कि मुझे अभी तक नहीं पता थी। तो थैंक यू फॉर दैट। सो हमारा नेक्स्ट जो सेगमेंट रहेगा उसमें आप थोड़ा हमें बताइए कि आई वांट टू बस्ट सम मिथ्स ऑफ आवर यूजर्स जो कि जनरली रहते हैं। सबसे पहले आप बताइए स्ट्रेचिंग का क्या रोल है अपने वर्कआउट्स में? क्या हमें स्ट्रेचिंग पहले करनी चाहिए, बाद में करनी चाहिए? उससे क्या मोबिलिटी बढ़ती है या फिर उससे क्या हेल्प होती है? कितनी बार करना चाहिए हफ्ते में? थोड़ी कैन यू गिव सम इनसाइट्स ऑन दिस? हाँ, अब स्ट्रेचिंग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि कोई भी स्टडी जो आज तक स्ट्रेचिंग पे हुई है उसमें हमेशा यही बोला गया है कि आर्ग्यूबली स्ट्रेचिंग इज बैड ओके बिफोर अ वर्कआउट, एंड स्पेशली स्टैटिक स्ट्रेचिंग, ये बोला गया है। ठीक है। हर स्टडी ये दिखाती है कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो है वो बुरी है। तो क्या हम स्ट्रेच करना छोड़ दें या मोबिलिटी ना करें वर्कआउट से पहले? यार देखो, ये एक बहुत ही वो चीज है जो तुम्हें समझनी चाहिए कि अगर तुम्हारा इंजन भी है, गाड़ी होती है, ठीक है, गाड़ी को हम कोल्ड स्टार्ट करते हैं। आजकल के इंजन में भी हम कोल्ड स्टार्ट करते हैं। 30 सेकंड गाड़ी चलती है, एक सर्टेन टेम्परेचर तक जब वो पहुंच जाती है तब हम उसे चलाते हैं, जिससे बेटर इंजन की लाइफ रहे मेंटेन। तो जब तक हम बॉडी को गर्म नहीं करेंगे, बॉडी को एक सर्टेन डायनामिक स्ट्रेचिंग का वर्कआउट नहीं देंगे, आप स्टैटिक भी करो, डायनामिक भी करो, मैं ये नहीं कह रहा, बट वो एक तरीका है आपके ब्रेन को एंगेज करने का कि नाउ आप स्टार्ट होने वाले एग्जैक्टली आप उस एक्सरसाइज मोड में घुस रहे हो। आर्ग्यूबली स्ट्रेचिंग करना, स्टैटिक स्ट्रेचिंग करना स्पेशली, डायनामिक नहीं मैं बोल रहा, डायनामिक आप कर सकते हो वर्कआउट से पहले, जैसे रनिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, वो सब हो गया, बट स्टैटिक स्ट्रेचिंग आर्ग्यूबली वर्कआउट से पहले एक बुरा ऑप्शन माना जाता है। बट आई वुड से कि कुछ एक्सरसाइज आप स्टैटिक मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग की रखिए वर्कआउट से पहले, जिससे आपको दिमाग में ये स्टिमुलस मिल जाए कि भाई अब वर्कआउट चालू होने वाला है, मेरे को जोन में आना है, मेरे को फोकस होना है, या जैसा भी आप अपने आप को तैयार करना चाहें। इंजन रेव करो पहले। एग्जैक्टली, पहले इंजन को थोड़ा गर्म करो और फिर उसको काम देना शुरू करो, तो बेटर परफॉर्मेंस आएगी। क्योंकि बहुत एनबीए एथलीट्स को भी मैंने स्ट्रेचिंग करते हुए देखा है वर्कआउट से पहले, एंड उनको कोई कोच ये नहीं कह रहा कि ये बैड है या खराब है। लंबे प्लेयर्स हैं, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है जल्दी, ठीक है, क्योंकि वेट भी ज्यादा है, तो इसलिए उनके लिए स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। आप करिए, और वर्कआउट से पहले भी करिए, डायनामिक और स्टैटिक स्ट्रेचिंग का मिक्स लीजिए। तो ये एक मिथ तो नहीं बोलूंगा कि वर्कआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक स्पोर्ट का डिफरेंट टाइप का वार्म अप होता है। बास्केटबॉल का अलग, बॉडी बिल्डिंग का अलग, ठीक है, हर स्पोर्ट का अलग टाइप का वर्कआउट होता है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि ये एक ऐसी मिथ है जो एक थोड़ा ग्रे एरिया में पड़ती है, समझ रहे हो आप, यहाँ ग्रे एरिया आ जाता है। बट मेरे हिसाब से व्हाट आई एंडोर्स करना चाहिए, मोबिलिटी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए आपके वर्कआउट से पहले। गॉट इट। सो कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेज हम जरूर अपने व्यूअर्स को बताएंगे अपने इंस्टाग्राम के थ्रू। सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, coach.ai। एंड अब हमारा लास्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं आज के, जिसमें कि थोड़ा हमें पार्थ इस चीज के बारे में बताइए कि एक्सरसाइज करते हुए हमारी जो फॉर्म और टेक्निक है उससे कितना फर्क पड़ता है एक वर्कआउट सेशन पे, और हमारे मसल रिकवरी या मसल एनहांसमेंट, राइट, स्ट्रेंथ गेनिंग, राइट, ये चीजें, इन चीजों में फॉर्म और टेक्निक का कितना फर्क पड़ता है? क्योंकि आए दिन मैं देखता हूँ कि इन आवर जिम एज वेल व्हेन वी गो, पीपल, एवरीवन हैज देयर ओन वे ऑफ डूइंग पुशअप्स, है ना, सब पुलअप अलग तरीके से कर रहे हैं, एंड स्क्वाट का भी टेक्निक सबका अलग है। तो क्या उससे गेन्स हमारे लूज होते हैं, हमारी मोबिलिटी या जॉइंट हेल्थ पे फर्क पड़ता है? इस बारे में थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को जानकारी दीजिए। डेफिनेटली। तो पहले जो है मैं इसको थोड़ा डिटेल तरीके से समझाता हूँ 3-4 मिनट लेके, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी बारीकियां हैं, हमें छोटी छोटी चीजें इसमें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बना कैसे है। हड्डियां हैं, लिगामेंट है, टेंडन है, मसल है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, सब कुछ है, ठीक है। तो अब जब आप कहते हो फॉर्म और टेक्निक्स, अगर तो आप नॉर्मल वेट मार रहे हो 10-15 kg, 20 kg डेडलिफ्ट में मार रहे हो, स्क्वाट में मार रहे हो, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। बट अगर आप उसी वेट को प्रोग्रेस करते 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 अपने बॉडी वेट से, जैसे आप 60 kg के आदमी, अगर आप
80 केजी 100 केजी का स्क्वाट मार रहे हो, वो बिना सही फॉर्म और टेक्निक के करना बहुत ज्यादा रिस्की है। पहले वेट से पहले बॉडी वेट की बताइए। मैं बॉडी बता वेट में जैसे पुशअप्स या पुलअप्स, अपर बॉडी वर्कआउट्स की बात कर लेते हैं, उसमें फॉर्म का कितना इम्पोर्टेंस है? और क्योंकि मैंने अब पर्सनली रियलाइज किया था जब आपने मेरी फॉर्म करेक्ट करी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्ट्रेंथ काफी बढ़ी, जिससे कि मैं पहले जो अपने फॉर्म से करता था, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी एल्बोज और शोल्डर का जो पेन था वो भी काफी, उसमें भी काफी रिडक्शन हुआ। और जब आपने पुलअप का भी सही फॉर्म मेरे को बताया, और हमने जो अपना एल्गोरिदम भी डिजाइन करा उसके बेसिस पे ही, उससे भी आई थिंक काफी क्लाइंट्स को हमारे फायदा हुआ है। तो ये इसके पीछे का साइंस समझाइए कि फॉर्म कितना बड़ा इंपॉर्टेंस प्ले करता है, स्पेशली लेट्स टॉक अबाउट दीज टू एक्सरसाइजेस। पुशअप और पुलअप, हाँ ठीक है, इसमें बताइए। मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड जी जी ठीक है। तो पुशअप्स जो होते हैं यार, जनरली इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा जो हाथ होता है वो जनरली बहुत बाहर निकल जाता है, या हम सिर्फ आधा ही नीचे जाते हैं, पूरा नीचे जाते ही नहीं। नाउ एक्सरसाइज जो भी होती है, इवन आप पुशअप ले लो, पुलअप ले लो, ठीक है, पुलअप में हमारे शोल्डर ब्लेड का नीचे जाना, हमारी बॉडी का ऊपर खींचा जाना, ये सारी चीजें जो है बहुत मैटर करती हैं। बिकॉज अगर ये सही से नहीं की जाएंगी तो एल्बोज में और शोल्डर में, जैसा कि आपने बोला, वो थोड़ा पेन रहता है, राइट, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस में हमें कमी रहती है। तो एल्बोज में जो पेन रहता है और जो हमारे शोल्डर में पेन रहता है वो बढ़ता जाता है, और वो आगे जाके रोटेटर कफ इंजरी का रूप भी ले सकता है। मतलब आपके कंधे इतने खराब हो जाएंगे कि आप हाथ ऊपर नहीं उठा पाओगे सर। तो वो सारी प्रॉब्लम्स आगे आ जाती हैं। और पुशअप और पुलअप में स्पेशली, क्योंकि लोग झटके के साथ करने की कोशिश करते हैं, एकदम उन्हें लगता है कि यार ज्यादा कर लूं मैं, बट हमेशा ये बात याद रखिए, जब भी कोई आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमेशा क्वालिटी से गवर्न होती है। आप 10 सेट 10 रेप के मत करिए, आप एक ही सेट 10 रेप का करिए, बट हर एक रेप को हर एक सेट की तरह करिए। एक एक रेप में उतना फोकस होना चाहिए कि आप उसको सेट की तरह मानो। एक एक रेप को इतने फोकस के साथ परफॉर्म करो, इतना ज्यादा उसमें आप अपने आप को लगाओ कि वो आपका एक एक सेट एक एक रेप के बराबर हो जाए। तो उतना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, और शोल्डर इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज्यादा की चीज है। क्योंकि पुशअप्स और पुलअप्स ये एक इंजरी प्रिवेंशन एक्सरसाइज है, ये आपको इंजर करने के लिए नहीं है, ये इंजरी से बचाने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी को एक मसल का फाउंडेशन देती है। तो इसीलिए इन एक्सरसाइजेस को काफी अच्छी टेक्निक और फोकस के साथ करना चाहिए। और जैसा आकाश ने बोला कि अगर आप सही टेक्निक से नहीं करोगे, अगर आप शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे, इवन पढ़ाई में भी, अगर आपको 5 चैप्टर पढ़ने और आप 4 पढ़ के जाओगे, बोलोगे भाई 60 नंबर का पढ़ लिया, आ जाएंगे, वो कर नहीं पाओगे आप। आधी नॉलेज से हमेशा प्रॉब्लम आएगी आपको। तो इसीलिए फॉर्म और टेक्निक हमेशा परफेक्ट करने के बाद ही ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करो। अदरवाइज आप अपने आप को कोई इंजरी करा लोगे, या आप अपने आप को इतना डिमोटिवेट कर लोगे कि मेरे से हो नहीं पा रहा, कि आप आगे कंटिन्यू नहीं करोगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन है बेसिकली एक्सरसाइज की। चलिए, थैंक यू सो मच पार्थ। आई थिंक हमने आज मोस्टली हमारे जितने भी टॉपिक डिस्कशन के थे वो सारे कवर कर लिए हैं। At the end, I would like to tell our viewers that we'll be posting regular content for all of these mobility and bulletproofing routine on our Instagram and YouTube shorts. So do check them out. And apart from that, you can sign up on our app vcoach.ai if you want a free demo sessions regarding both of these mobility and bulletproofing plans. And we also are harnessing artificial intelligence to correct your form and posture, which substantially increase your strength and reduces the risk of injury. So do check that out. We will be dropping more podcasts very soon related to the topics. Do let us know in the comments which is the next topic you guys want us to do a podcast on. And I thank Parth very much for today's session. Thank you, Parth, for listening. Thank you so much, guys. Train smarter, not harder. Thank you.